नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसको हम वैश्विक नवाचार सूचकांक के नाम से भी समझते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है, भारत ने यहाँ पर इस इंडेक्स के तहत कौन सा स्थान हासिल किया है, क्या क्या कौन ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो भारत को ये पोजीशन दिला पाया है, क्या क्या चैलेंजेस आगे रहेंगे, और भारत और विश्व में अगर हम देखें तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इफ़ यू कंपेयर इट टू द अदर कंट्रीज। तो आइए समझते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। इट इज़ रिलेवेंट विथ जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन टेक्नोलॉजी की बात करता है, इंडिजीनियस डेवलपमेंट जो है टेक्नोलॉजी में उसकी बात करता है। तो आइए जानते हैं क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और जैसा कि आप देख सकते हो इन दिस ग्राफ कि जो भारत है उसकी रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दी है। भारत ने काफ़ी सुधार किया है। तो आइए समझते हैं न्यूज़ क्या है। तो हाल ही में वीपो के द्वारा, जो आपका वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान है, दैट इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया गया है, सूचकांक रिलीज किया गया है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मतलब वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। और भारत ने यहाँ पर बेहतरीन सुधार किया है। इंडिया की पोजीशन 39th है, राइट, जो कि 2015 में 81st हुआ करती थी। तो आइए उससे पहले हम समझें कि ये जो इंडेक्स है ये किस बारे में बताता है। तो जो आपका यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, वो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा उपकरण है जो जितनी भी देशों की, मतलब अगर हम बात करें तो देशों के भीतर नवाचार के जरिए कितना सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ है, ये उसे मेजर करता है कि आपने इनोवेशन का यूज करके नवाचार को माध्यम बनाते हुए किसी भी देश में आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कितनी प्रगति हुई है, उसको मेजर करने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। और ये 133 अर्थव्यवस्था को इंडेक्स के आधार पर मतलब इवैल्यूएट करता है। 133 इकोनॉमीज को यहाँ इवैल्यूएट करता है कि उनका जो नवाचार पारिस्थितिक तंत्र है, इनोवेशन इकोसिस्टम है, वो किस तरह है, कितना उसने प्रदर्शन किया है। तो ये तो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। अब इसकी जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, ये कौन रिलीज करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक जगह है जहां पर वीपो के हेडक्वार्टर्स हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। अब अगर हम बात करें वीपो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है तो कुछ फैक्चुअल और स्टैटिक पोर्शन पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये यूएन की एजेंसी है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इट इज़ अ संयुक्त जो राष्ट्र है उनकी एजेंसी है, 1967 में बनी है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसका मोटो या ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस तरह की बौद्धिक संपदा सिस्टम, मतलब बोल सकते हैं विश्व बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम यहाँ क्रिएट करना, जो कि क्रिएटिविटी, जो आप बोल सकते हैं जो भी आपके अंदर रचनात्मक एक आउटपुट है वो आप लेके आ सकें, और साथ ही में नवाचार को यहाँ पर ये क्या देता है, महत्व देता है, जो कि देशों में आर्थिक विकास का क्या बनता है, कारण बनता है। तो इसके मेंबर्स अगर हम बात करें तो 193 मेंबर्स हैं, भारत भी इसका मेंबर है 1975 से। तो पूछा जा सकता है कि इज इंडिया मेंबर ऑफ वीपो? सो एब्सोल्युटली यस। साथ ही में इसके जो मेजर ट्रीटीज हैं, पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, तीनों में भारत हिस्सा रखता है। मतलब इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ऑल 3 ट्रीटीज ऑफ वीपो। क्लियर? तो वीपो के बारे में हमने समझा जिसने इंडेक्स को रिलीज किया है, साथ ही में हमने समझा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है। अब अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है, किस आधार पर यहाँ पर रैंकिंग निकाली जाती है, तो देखिए अगर हम बात करें तो वीपो ने 81 इंडिकेटर्स यहाँ पर यूज किए हैं, 7 पिलर्स के ऊपर जो कैटेगराइज किए हैं, मतलब 7 बेसिक आधार पे यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, और उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर क्या दिया गया है, रैंकिंग्स को दिया गया है। सबसे पहला जो पिलर है वो है कि संस्थान, कितने मजबूत किसी भी देश
के संस्थान हैं। दूसरा ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, मानव पूंजी और अनुसंधान। किसी भी देश में दूसरा जो पिलर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को समझने का, वो ये है कि मानव ह्यूमन कैपिटल कितना अच्छा है, वहाँ पर कितना अनुसंधान है, डेवलपमेंट है, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आधारभूत संरचना कैसी है, मार्केट सोफिस्टिकेशन जिसे हम बाजार परिष्कार कहते हैं, बिजनेस सोफिस्टिकेशन व्यापार और मार्केट, राइट, दोनों यहाँ पर अगर हम बात करें जो बाजार है और आपका व्यापार है उनका बहिष्कार। देन वी हैव नॉलेज, व्यापार और बाजार का परिष्कार, ना कि बहिष्कार। आई एम रियली सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। इसके बाद अगर हम बात करें नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, नॉलेज मतलब बोल सकते हैं ज्ञान, और जो टेक्नोलॉजी है राइट, उसमें आप कितना आउटपुट निकाल पा रहे हैं और कितनी रचनात्मक आउटपुट आप निकाल पा रहे हैं। सो ये 7 पिलर्स हैं जिन पे इस इंडेक्स को मतलब सूचकांक को यहाँ रिलीज किया गया है। हर एक देश को इन्हीं आधारों पर यहाँ पर आंका जाता है और उसी हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। अब बात करते हैं भारत की। महत्वपूर्ण बात है, भारत अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं इस इंडेक्स के आधार पर 133 इकोनॉमीज, 133 अर्थव्यवस्थाओं को क्या किया गया है, मेजर किया गया है। और अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स के आधार पर 133 अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत ने 39th पोजीशन हासिल करी है, राइट। अब अगर आप देखोगे 39th पोजीशन भारत की है। 2015 में अगर हम बात करें तो भारत 81st पोजीशन पे था। तो भारत में काफ़ी सुधार है, भारत की पोजीशन में काफ़ी सुधार है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि भारत में जो नवाचार है इसे काफ़ी महत्व दिया गया है, इनोवेशन दिया गया है, और जहाँ पर नवाचार में वृद्धि होगी अल्टीमेटली वहाँ का जो सामाजिक, जो सोसाइटल और इकोनॉमिक कंडीशन है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन या बदलाव आ रहा है, गति हो रही है, प्रगति हो रही है, वो भी नवाचार में वृद्धि की वजह से ही है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भारत के द्वारा, चाहे वो आपका उद्योगों में निवेश हो, चाहे वो स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना हो, चाहे वो IIT या IIMs जैसे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें स्टेम में इन्वेस्टमेंट, जो आपका साइंस टेक इंजीनियरिंग जो आपका स्टेम फील्ड है उनके अंदर आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, साथ ही में जो हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो सेवाएं हम देते हैं उनके अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो हम टैलेंट पूल बाहर भेजते हैं, साथ ही में जो टेक्नोलॉजी हम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे मेजर्स भारत के द्वारा लिए गए हैं इस बोल सकते हैं पोजीशन तक पहुंचने के लिए। सो इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितनी भी निम्न आय मतलब जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है, निम्न मध्यम आय वाले जो देश हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है बेसिकली, उनमें भारत की टॉप परफॉर्मेंस है। मतलब इन कंट्रीज में अगर हम रीजनली नहीं देखें, इनकम के आधार पर देखें तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में भारत पहले नंबर पे है। तीसरा अगर हम बात करते हैं आउटपुट स्ट्रेंथ में, तो आउटपुट स्ट्रेंथ में भी भारत की रैंकिंग 33 है, जो कि पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो भारत की रैंकिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि कितना ज़रूरी है इनोवेशन, नवाचार में प्रगति, क्योंकि आपकी सोशल, आपकी सामाजिक परिवर्तन यहाँ पर लेकर आती है, आपका आर्थिक यहाँ पर प्रगति लेकर आती है अगर आप इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो विश्व में ग्लोबली स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे रहा है, उसके बाद स्वीडन है, फिर USA है, सिंगापुर है, UK, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड डेनमार्क। तो आपके जितने भी यूरोपियन और अमेरिकन यहाँ पर नेशंस है, सिंगापुर आपका एशियन कंट्री है जैसा कि आप देख सकते हो, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, राइट। इसके अलावा आपको मेजरली ये सारे डेवलप्ड नेशन ही यहाँ नजर आएंगे जिन्होंने इनोवेशन को काफ़ी यहाँ पर महत्वता दी है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत 39th पोजीशन पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया 133 ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर, और भारत पहले स्थान पर है किसके बीच, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। साथ ही में अगर हम क्षेत्र आधार पर देखें, रीजनल रैंकिंग देखें, तो सेंट्रल और सर्दर्न एशिया के अंदर भी भारत किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है। सो इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ फॉर अस। अब बात आती है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या कारक बने हैं जिन्होंने भारत को ये स्थान दिलाया है। सबसे पहले अगर मैं कहूँ यहाँ पर
तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहली चीज़ कि आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको आउटसोर्स करना, एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना। जो वेंचर कैपिटल, मतलब अगर हम बात करें तो जो उद्योगों में निवेश है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो हम मेक इन इंडिया के तहत एफडीआईज को यहाँ पर प्रमोट करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत में लेकर आना, साथ ही में पीएलआई जैसी स्कीम को लॉन्च करना, ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, राइट। आईआईटीज आईआईएम्स के अंदर स्टेम टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उनको उस पर निवेश करना, जो आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर मजबूत करना, ये कारण रहे हैं किसके पीछे, भारत की इस रैंकिंग के पीछे, राइट। और अगर हम बात करते हैं भारत कहाँ स्टैंड करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहें, राइट, तो भारत कहाँ स्टैंड करता है इन द वर्ल्ड, मतलब भारत और विश्व को अगर हम देखें, विश्व की कुछ मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में देखें, तो सबसे पहले अगर हम भारत और चाइना को ही देखते हैं, इंडिया वर्सेस चाइना, तो चाइना की जो ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग आई है वो 11th रैंक है। मतलब चाइना भारत से कई पोजीशंस में आगे है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? चाइना की 11वीं रैंक है, भारत की 39th रैंक है। क्या कारण है? इनोवेशन में आपका इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करते हैं रिसर्च डेवलपमेंट में चाइना बहुत आगे है। वो अपनी जीडीपी का करीबन 2.5% हिस्सा किसके अंदर देता है? रिसर्च के अंदर, अनुसंधान के अंदर लगा रहा है, विकास के अंदर, इंफॉर्मेशन, एआई टेक्नोलॉजी, राइट, जो कॉग्निटिव साइंस है, एआई है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि चाइना के अंदर काफी महत्वपूर्ण हिस्सा जीडीपी का अनुसंधान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को बूस्ट करने में लग रहा है। वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का रिसर्च में, अनुसंधान के अंदर, या फिर अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर भारत का जीडीपी का सिर्फ 0.6% है। तो सबसे पहला तो हमें यही यहाँ पर फर्क नजर आ रहा है कि भारत और चाइना को कंपैरिजन करें तो भारत सिर्फ 0.6% क्या कर रहा है, जीडीपी का इन्वेस्ट कर रहा है अनुसंधान के अंदर, वहीं पर चाइना करीबन 2.5% के लगभग इन्वेस्ट करता है। उसी तरह से अगर हम इंडिया वियतनाम को कंपेयर करें तो जो टैलेंट पूल है भारत के पास, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं, आईसीटी में हम बहुत आगे हैं, राइट। हमारा मार्केट सोफिस्टिकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर हम दूसरे देशों को देखें, जैसे ब्राज़ील को देखें, तो ब्राज़ील अभी हाल ही में हाई टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, इकोसिस्टम है, उसकी शुरुआती उस पे है, मतलब बोल सकते हैं स्टेपिंग स्टोन्स पे है अभी। तो हम ब्राज़ील से भी इस चीज़ में आगे हैं, ब्राज़ील की 50वीं पोजीशन है, राइट। वियतनाम से अगर हम कंपेयर करें तो हम आईसीटी में काफ़ी बेहतर हैं, हमारे पास टैलेंट पूल अच्छा है। साथ ही में जो भारत में लिए गए इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जो आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने भारत को ये रैंकिंग दिलाने में काफ़ी मदद करी है। तो हमने ये समझा बेसिक से एक ब्रीफ में कि किस तरह से भारत को ये पोजीशन मिली है, क्या कारण रहे हैं। अब आखिर में अगर हम बात करें तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, और चैलेंजेस बस इतने ही हैं कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ही ढांचा है हमारा, उसे हमें मजबूत करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्पैरिटी है कि कुछ सिटीज़ जैसे कि बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, इन्हीं सारे क्षेत्रों में आपका क्या है, मतलब कन्फाइंड है कि इन्हीं क्षेत्रों में आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो रिसर्च डेवलपमेंट में जो ध्यान है और निवेश है वो भी यहाँ पर कम है। तो साथ ही में हमारे एजुकेशनल सेक्टर्स को हमें इस तरह से डिज़ाइन करना होगा, एजुकेशन सिस्टम को, कोर्सेज और सिलेबाई को हमें इस तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं चेंज करना होगा। कुछ ऐसे मेजर्स लाने पड़ेंगे कि हम इनोवेशन या फिर जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको यहाँ पर पूरी कर पाए, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी कि भारत का क्या स्थान है, किस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डू रिमेंबर द रैंकिंग, और हमेशा याद रखिएगा कि रिलीज के कौन करता है, वीपो के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर बता सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर द सेशन। आई होप यू हैव एंजॉयड। पूरा कंटेंट आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर। साथ ही में टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पे आपको इस पूरे कंटेंट की PDF भी मिल जाएगी। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।